बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बुध की शाम है, 25 अक्टूबर सन 2023। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने चैनल पे नई वीडियो के साथ, नए वीलॉग और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर से बफजल खुदा हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश व खुर्रम भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, शाम के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट होता है आज की कहानी। आज की कहानी जो आपको सुनाऊंगा ना, वो भी जिंदा और जावेद कहानी, हकीकी कहानी जिसका अफसाने से कोई ताल्लुक नहीं, फर्जी कहानी नहीं हो, असली हकीकी और ज़मीनी कहानी हमारी इसी दुनिया की। और अब का तो मुझे पता नहीं, जिस बंदे की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ हो सकता है वो वफात पा गया हो लेकिन जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना था तो उसकी उम्र उस वक्त 80 और 90 के दरमियान थी। खैर नाजरीन, एक बहुत मशहूर मारूफ माकूला मुहावरा है, कहावत है कि जब भी किसी इंसान की तरक्की का सफ़र शुरू होता है ना, तो उस राह पर चलते वक्त होने वाली तरक्की जो है वो चींटी के पांव लेकर पैदा होती है। जो वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये तरक्की का सफ़र जवानी की मंजिल पे पहुंचता है तो उसी तरक्की के पांव अब चींटी के नहीं रहते, हाथी के पांव के बराबर बन जाते। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता, रातों रात नहीं होता। एक सब्र आजमा मराहिल से गुजर कर, मेहनत के साथ, अज़्म के साथ, हौसले के साथ और सबसे बढ़कर मुस्तकिल मिजाजी के साथ, अपने काम से, कारोबार से मोहब्बत करने के बाद ये मंजिल हासिल होती है। हम लोग किसी तरक्की याफ्ता, किसी अच्छे खुशहाल आदमी को देखकर समझ लेते हैं कि जी भाई बस हमारी किस्मत ऐसी नहीं थी, अल्लाह ने हमें ऐसा पैदा किया और देखो इसकी किस्मत को क्यों पीटते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई चीज़, जब आप पैदा हुए हो ना, आप गरीब थे ना अमीर थे, गरीब के घर में पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना तो जुर्म बनता है यार। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको मुकम्मल और कामल जिस्म दिया, अक्ल सलीम से नवाजा और एक लंबी उम्र अता की। आपके जिस्म के सारे आज़ा खूबसूरत और फंक्शनल बनाए। और क्या चाहते हो आप? क्या ऐसी ज़्यादा चीज़ है जो तरक्की याफ्ता लोगों में जायद एक्स्ट्रा लगी है? स्वीडन एक मुल्क का नाम है, सबने सुना होगा स्वीडन। स्वीडन दुनिया के नक्शे पे एक मशहूर मारूफ मुल्क का नाम है स्वीडन। और स्वीडन के एक छोटे से कस्बे, एक देहात में, एक गांव में, जिस गांव का नाम है एगनयार्ड, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये एगनयार्ड उस देहात का, कस्बे का, उस पिंड का नाम है जो स्वीडन का है। वहां पे एक लड़का पैदा होता है 1926 में। उस देहात में एक लड़का पैदा हुआ अंग्रेज खानदान में, और सन था 1926 और लड़के का नाम एंगवर, चलो उर्दू में लिख के दिखा देता हूं, इंगवर की माड, ये नाम है जी लड़के उस आदमी का, एंगवर की माड, गांव का नाम ये है। जब ये आंख खोलता है 1926 में पैदा होने के बाद, 3 साल का था जब इसके माँ बाप ने इसको अपने साथ मेहनत मजदूरी पे लगा लिया। गरीब खानदान के थे। 3 साल की एज क्या होती? अच्छा, माँ बाप क्या करते थे? वो करीब गांव से दूर थोड़ा सा हट के एक फार्म था किसी बंदे का, उसमें मुलाजमत जॉब करते थे, मियाँ और बीवी दोनों।
यानी माल मवेशियों को चारा वगैरह डालते थे, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखते थे फार्म हाउस में। उसके पेरेंट्स वहाँ काम करते थे इंगवर के, और ये इसको भी साथ ले गए 3 साल की उम्र में कि हमारे साथ काम करेगा, सीखेगा और हमारी कमाई का अर्निंग एंड बन जाएगा, हमारी आमदनी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। वो जो फार्म हाउस था जहाँ पे माल मवेशी रहते थे, उसका नाम था एम्टर यार्ड। अब आप सोच रहे होंगे ये सारे मकामात के नाम आपको लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, सवाल बनता है ना। मैंने कभी ऐसा कहानी सुनाते हुए ऐसा नहीं किया, इसकी वजह एक है, खास वजह है लिख कर दिखाने की, वो भी अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, ये बंदा एम्टर यार्ड में मौजूद एक फार्म में इसके पेरेंट्स काम करते हैं, और ये अपने गांव से निकल कर, ये भी अपने पेरेंट्स के साथ, कौन, इंगवर साहब की बात कर रहा हूँ, इंगवर्ड की मार्ड शख्स का नाम। और याद रखें, मज़े की बात यह है कि इस बच्चे का नाम भी उसी वक्त रखा गया जब ये 3 साल का था। इससे पहले इसका नाम ही कोई नहीं रखा किसी ने। इसके बाद क्या होता है, जब उसका नाम 3 साल की उम्र में रखा गया, किसी को कुछ नहीं पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या चीज बनने जा रहा है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एंगवर साहब जो थे, ये क्या बनेंगे क्या जिंदगी में। अब देखिए, देखता जा, सुनता जा और सोचता जा कि जब ऊपर वाला किसी को देता है ना, तो छप्पर फाड़ कर जरूर देता है, लेकिन जरिया उसकी अपनी मेहनत ही बनती है। मन्नो सलवा उतरना बंद हो चुका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ही, आले इमरान के साथ ही। जी नाज़रीन, उसके बाद क्या होता है कि इसने सोचा, ये जब ये लड़का 6 साल का हुआ तो इसने सोचा ये कि मैं मुलाजमत नहीं करूंगा माँ बाप के साथ मिलकर, मैं अपना कारोबार करूंगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं कोई ऐसा काम अपने लिए तलाश करता हूँ जिसमें इतनी ज़्यादा मुशक्क़त ना करनी पड़ती हो। एंगवर ने क्या किया जी, इंगवर ने ये किया कि वहाँ से निकला और सोचने बैठ गया घर में कि मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ। उसने सबसे पहला काम ये किया कि जहाँ से अपने ही पिंड में थोक के रेट पे मिलती थी माचिस, दिया सलाई, मैच बॉक्स, वो वहाँ से लेनी और ले जाकर मोहल्ले में गलियों में साइकिल के ऊपर फिरकर घरों में बेचता या फिर दुकानदारों को देता। क्या, माचिस की डिबिया। इससे उसे इतने पैसे थोड़े बहुत पैसे मिलना शुरू हो गए। ये काम उसने तकरीबन 1.5 साल तक जारी रखा एंगवर ने। 1.5 साल के बाद उसने सोचा ये कि अगर मैं ये माचिस शहर से जाकर माचिस बनाने वाली फैक्ट्री से खरीदूं जिसका एड्रेस माचिस के ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरे मुनाफे में इजाफा हो सकता है। ये तसव्वुर उसको ले गया शहर में, और उसने माचिस बनाने वाली उस फैक्ट्री को अप्रोच किया, अंदर चला गया। अब वहां से उसे उस रेट पे माचिस मिली जिस रेट पे वो थोक वाले दुकानदारों को देते थे। अब क्या था, वहां से लाकर अपने पिंड में और कुर्बो जवार में जितने देहात थे, जितनी बस्तियां थी, सारी दुकानों पर उसने सप्लाई करना शुरू कर दी, और यूं इसकी आमदनी पहले से कई गुना ज्यादा हो गई। ठीक है, यहां तक समझ आ गई आपको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब इसकी उम्र 17 ईयर्स 17 साल हुई, तो इसके माँ बाप ने इसके कारोबार को फलता फूलता, इसकी मेहनत और लगन को देखकर अपने फार्म से, अपने मालिक से कुछ एडवांस लेकर इस बच्चे को, अपने बेटे को पैसे दे दिए। अब इसने क्या किया उन पैसों का,
उन पैसों का इसने ये किया कि माचिस के साथ साथ 3 आइटम्स और ऐड कर ली। देखा ये कि कौन सी चीज़ों की डिमांड है हमारे पिंड में, और शहर से जहां मैं जाता हूं लेने के लिए सामान, वहां पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। नाज़रीन, उसमें स्टेशनरी की चीज़ें थी, बॉल पॉइंट, लेड पेंसिल और पेपर। इसके अलावा और छोटी मोटी स्टेशनरी की चीज़ें। माचिस के साथ साथ इसने ये भी उठाना शुरू कर दी, और आकर दुकानों पे सप्लाई साइकिल पे। ये काम उसने 17 साल की उम्र में शुरू किया और 28 साल की उम्र तक यही करता रहा। अब उसके पास इतने पैसे आ चुके थे कि अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाता है, और कंपनी का है कि फर्नीचर की, कुर्सी मेज, ये बेड वगैरह, टेबल वगैरह कंपनी बनाता है, रजिस्टर करवाता है। और उसके साथ उसने, लोगों ने सोचा ये कि ये बंदा कैसे चला लेगा। मीनवाइल उसको मौका मिला, उसने सोच ये पक्की कर ली थी कि मैंने फर्नीचर का काम करना है। लेकिन जो मीनवाइल उसे एक फेज मिला, पीरियड मिला, उसमें उसने अपनी स्टेशनरी और माचिस के साथ 2 चीज़ों का और इजाफा किया। ये उसकी अपनी ज़बान की सुनाई हुई कहानी आपको बता रहा हूँ, अपने हालात ज़िंदगी की। और वो 2 चीज़ें कौन सी थीं? एक कैटलरी और एक क्रॉकरी। कैटलरी मतलब ये छुरी, चाकू, चमचा, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, और क्रॉकरी, प्लेटें वगैरह। अच्छा, अब उसके पास इतना पैसा आ गया नाजरीन कि उसने कंपनी बनाने की ठान ली और रजिस्टर करवा दी अल्लाह का नाम लेकर। और जब उसने फर्नीचर बनवाना, पहले बनाना शुरू किया कारीगरों को मंगवा कर, तो उनकी 3 खसूसियात कारीगरों को बताई फर्नीचर की। नंबर 1, उसे वजन में हल्का होना चाहिए। नंबर 2, उसे रंग बिरंगा और पुरकशिश होना चाहिए। नंबर 3, उसका साइज छोटा होना चाहिए। फर्नीचर का, हर चीज का, मेज का, कुर्सी का, बेड का वजन में कम होना चाहिए। अब दुनिया हैरान थी सुन के, शहर वाले सोच रहे थे, जहां जहां ये खबर पहुंचती थी। उससे पहले तो कोई शोरूम था ही नहीं फर्नीचर का। लोग डायरेक्टली तरखान के पास जाते थे और जाकर अपनी मर्जी का लकड़ी का भारी भरकम फर्नीचर बनवाते, और वो फर्नीचर 3-3 नस्लों तक चलता था पूरे यूरोप में। और फिर इन ख्यालात की मौजूदगी में इस तरह का फर्नीचर कौन खरीदेगा। सबका ये यकीन था कि ये लड़का खुद भी फ्लॉप होगा, अपनी जमा पूंजी भी डुबोएगा और वापस अपने डरबे में, अपने मुर्गी खाने में, गरीब खाने में चला जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता इसका। और नाजरीन, पता है उस कंपनी का नाम उसने क्या रखा? इकिया। अब आपको बताऊंगा कि ये मैंने आपको लिख के क्यों दिखाया। अच्छा, इकिया नाजरीन, ये अंग्रेजी की डिक्शनरी में कोई लफ्ज है ही नहीं, इसलिए इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं था, ला यानी नाम था। अब लोगों को और भी यकीन हो गया कि इसने कोई पुरकशिश नाम नहीं रखा कंपनी का, फर्नीचर बनाने वाली का, ये नहीं कामयाब होने वाला। उसने ये अल्फाज कहाँ से लिए थे ये बताने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूं फिर से। ये देखें, इकिया कंपनी का नाम IKEA, ये कंपनी है जो आज भी दुनिया भर में जानी जाती है। IKEA, इकिया। मजेदारी की बात यह है नाजरीन कि इस वक्त पूरे यूरोप में, अमेरिका में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई ना कोई चीज इकिया कंपनी की बनी हुई है। अब ये सफर तय कैसे हुआ ये बता रहा हूं। अच्छा, इकिया का आई लिया जी उसने अपने नाम से, इंगवर से। के लिया किमाड से, यानी अपने ही नाम के 2 हरूफ, आई के। ई लिया उसने अपने गांव का नाम, एम्टरयार्ड, और जिस फार्म पे उसके वालिदैन काम करते थे, पेरेंट्स। ए लिया वहां से,
ये देखो, ये वो अल्फाज थे जिन्होंने इकिया नाम रख दिया, बना दिया इकिया। अच्छा, चलता गया जी, वक्त का पहिया घूमता गया। ख्याल उसका ये था, इंगवर का ख्याल ये था कि आने वाले वक्तों में लोग नकल मकानी करेंगे। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोग देहातों से निकलकर रोजगार की तलाश में शहरों में जाएंगे, और फिर शहरों से मौका मिलने पर दूसरे मुल्कों में जाएंगे, और दूसरे मुल्कों में जाकर या शहरों में जाकर उनको बड़ी बड़ी रहायशगाहें नहीं मिलेंगी। छोटे छोटे कमरे और छोटे छोटे फ्लैट्स होंगे, और वहां पे इतना भारी भरकम और बड़े साइज का फर्नीचर रखना मुमकिन नहीं होगा। ये थी उसकी एंटीसिपेशन, जो खुद से उसने कंसीव की, एक तसव्वुर अपने जहन में लिया। इस वजह से इस सामान को कैरी करना, इसका जगह कम घेरना और इसका पुरकशिश और खूबसूरत होना, 3 वसफ इसमें रखे। तीनों वसफ चल गए जी। अब क्या था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 फर्नीचर की डिमांड हो गई, जिस इकिया के फर्नीचर ने यूरोप का रहन सहन ही बदल दिया। यूरोप के सारे मुल्कों का, सारों ने उस लकड़ के फर्नीचर को उठा के बाहर फेंका और इकिया कंपनी का फर्नीचर खरीदा। ट्रेंड बन गया, रवाज बन गया, फैशन बना दिया उसने, एक बंदे ने, इंगवर ने। है ना नाकाबिले यकीन सी बात, लेकिन ये हकीकी बात है। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा, ये इसका इंटरव्यू भी अवेलेबल है इंगवर का नेट पे। खैर, जो इसने CNN को रिकॉर्ड करवाया था, 2007 की बात कर रहा हूं, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले या 14 साल पहले की बात होगी। खैर, ये 1980 में इसने फिर वो मजीद उसको वुसअत दी, दूसरे मुल्कों में फैलाया, और बिल आखिर इसके पास कितना पैसा जमा हो गया। इसकी महीने की जो सेल है उस वक्त, आज से 13 साल पहले की, जब इसने इंटरव्यू दिया CNN को, तो इसने खुद बताया कि मेरी एक महीने की जो सेल है वो $900 मिलियन है, अमेरिकी डॉलर। 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर महाना, महीने की। 2007 में क्या हुआ जी, 2007 में एक रेटिंग देने वाली कंपनी है, इदारा है दुनिया में, जो अमीर तरीन लोगों को की रेटिंग देता है। उसमें इस नंबर को दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फहरिस्त में, लिस्ट में नंबर 4 पर रख लिया कि अमीर तरीन लोगों में ये चौथे नंबर पर है इंगवर। खैर, बाद में एक और कंपनी ने रेटिंग की, उसने, जिसका नाम होता है ब्लूमबर्ग, आपने सुना होगा, उन्होंने रेटिंग की 2015 में, और इसको दुनिया का 8वां अमीर तरीन आदमी करार दे दिया। चलो, 4वां या चौथा या 8वां, सवाल ये बहस नहीं है। कहा जाता है कि अब तक इसके असासों की तादाद, इसके बैंक डिपॉजिट्स की जो हुजम है, वो 43 अरब डॉलर है, 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। वुड यू बिलीव इट कि ऐसा हो सकता है? अच्छा, फिर इसने क्या किया उसके बाद, इतना पैसा रुपया इकट्ठा होने के बाद इसने एक चैरिटी फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया, यानी जिससे दुखी इंसानों की, बेसहारों, यतीमों और बेवाओं की इमदाद हो सके, ये सोशल वेलफेयर के काम हो सके। एक फाउंडेशन अपने नाम से कायम की यूरोप में, जो कहा जाता है अब तक दुनिया में 36 बिलियन डॉलर तकसीम कर चुकी है, मगर इस बंदे ने अपनी खैरात का कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, कभी इश्तिहार नहीं लगाया, जैसे नंबर 1 वाला आदमी लगाता है। कौन? सबसे अमीर तरीन बंदा कौन है दुनिया में? उसका नाम है बिल गेट्स। वो इतनी चैरिटी नहीं करता, इतनी खैरात नहीं देता,
लेकिन नाम उसका है इसलिए कि वो दिखावा कर देता है। लेकिन ये इंगवर ने ऐसा दिखावा नहीं किया, इश्तिहार नहीं छपवाया अपने। कामयाबी के सफर में नाजरीन, जिंदगी के पिछले पैर में 80 और 90 साल की उम्र के दरमियान इसकी जिंदगी तब भी सादा सीधी और नेचर के करीब तर। इस बंदे की सादगी देखें, उसकी सादगी ही पहली और आखिरी बसफ रहा। उसका रहन सहन और सोच, उसके दिमाग में फतूर नहीं आया, तबीयत में गुरूर नहीं आया, उसके अंदर खाकसारी, उसके नंबर अंदर इज्ज, उसके नंबर अंदर इनकिसार, सारी चीज़ें मिलती हैं। सस्ते तरीन होटल से खाना खाता है। आज से 10 साल पहले उसने अपनी कंपनी जो है कंपनी इकिया में मज़दूरों मुलाजमीन के खाने के लिए रेस्टोरेंट का इंतज़ाम किया। वहाँ पे उनको आधे रेट पे खाना मिलता है। अगर कहा जाता है किसी अपनी फैक्ट्री के करीब हो, भूख लग जाए तो जाकर अपनी कैंटीन से खाना खाता है। इतना सादा आदमी जब जहाज़ में बैठता है तो बिजनेस क्लास में नहीं, इकोनॉमी क्लास में, आम लोगों के साथ। और जो उसके ज़ेरे इस्तेमाल कार है नाजरीन, वो उसके पेरेंट्स के ज़माने की, यानी कि 50 साल पुरानी है। कहता है मुझे इससे अपने माँ बाप की खुशबू आती है इस कार से, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता। नाजरीन, मैंने आपको इसका इंटरव्यू के बारे में बताना है। असल में जो मैंने सुना, इसने कुछ बातें करी 4-6 जो मैं याद रख सका, नोट कर सका। वो इस तरह से थी कि इसने कहा, इसे सवाल किया एंकर ने कि तरक्की कर लेने का राज क्या है। इसने कहा बात सुने, कभी भी कोई आज तक बंदा और न आने वाले इन वक्तों में कोई इंसान मुलाजमत करके, नौकरी करके तरक्की या अमारत को, अमीरी को नहीं पहुंच सकता। ये लिख लें, जब भी कोई अमीर हुआ है कारोबार से हुआ है और आइंदा भी ऐसा ही होगा। और जो लोग एक दफ़ा नौकरी के नशे पे लग जाते हैं ना, तनख्वाह पे, फिर उनमें इतना हौसला ही नहीं रहता, खुद पे एतमाद नहीं रहता, अपनी सलाहियतों पे भरोसा ही नहीं रहता कि वो नौकरी को छोड़ सके। नहीं छोड़ सकता, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होता कि मैं इसको नौकरी कैसे लगी लगाई छोड़कर अपने कारोबार की तरफ जाऊं। पता नहीं वो कामयाब हो ना हो। सबसे बड़ा पॉइंट उसके इंटरव्यू का ये था कि लोग पढ़ लिख कर नौकरी को तरजीह देते, अपना कारोबार करने की तरफ नहीं देखते। तालीम ही इसलिए हासिल करते हैं कि हम जॉब हासिल कर सकें। ये वजह है, जी सीक्रेट है मेरी तरक्की का। क्योंकि मेरा मानना ये है कि तरक्की का, खुशहाली का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके पीछे उसने दलाइल दिए बाकायदा। उसने कहा बात सुनो, आज तक मैंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, मगर मेरी कंपनी में 3000 से ज्यादा इस वक्त इंतहाई पढ़े लिखे और काबिल लोग मौजूद हैं। दूसरी बात उसने क्या की, उसने कहा अगर तालीम में ही सिर्फ पैसा या तरक्की खुशहाली होती तो दुनिया के सारे अरबपति जो हैं या खरबपति जो हैं वो सारे प्रोफेसर होते, डॉक्टर होते, या फिर तालीम के आला ओहदेदार होते, माहिर तालीम होते। लेकिन ऐसा, हैरत की बात सुन लें, इस वक्त दुनिया में 952 बिलियनियर्स हैं, अरबपति। उनमें एक भी मुलाजम नहीं है, उनमें से एक भी प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उसने कहा आला तालीम याफ्ता से ज़्यादा दरमियाने दर्जे की तालीम लिए हुए जो लोग होते हैं, नीम खानदा यानी थोड़ा पढ़े लिखे, वो वक्त की कदर जानते हैं, वो मेहनत के लिए दौड़ धूप करते हैं। लेकिन जो पढ़ जाते हैं वो डिग्रियों पे भरोसा और एतमाद करके घर से निकलते ही नहीं, काम ही नहीं शुरू करते। तो बताएं, बगैर का सफ़र को शुरू किए मंजिल को कोई कैसे पा सकता है? जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, जिनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, अपने ज़ाती कारोबार में, उनको उनकी तबीयत मिजाज यूनिवर्सिटियों से खींच कर मंडियों में ले आती है। ये मैं नहीं कह रहा, इंगवर के अल्फाज आपको बता रहा हूँ।
और यूं आकर वो कारोबारी हालात व वाकयात सीखता है, उसमें उसको चार्म नजर आता है, तो वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके अलावा उसने ये कहा कि जी वही फिक्रा, तारीखी फिक्रा कि तरक्की जब आती है तो चींटी के कदम लेकर पैदा होती है, जो जवान होकर हाथी के पाँव से ज़्यादा पाँव उसके हो जाते हैं। कहते हैं जी दुनिया में हर चीज़ का नेमुल बदल सब्स्टिट्यूट है, मगर मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। मेहनत ही वो कुंजी है जिससे आप तरक्की का हर ताला, हर दरवाज़ा खोल सकते हो इजीली। अगली जो बात उसने करी, उसने कहा बात यह है कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा केमिकल इजाद नहीं हुआ, कोई कीमियाबी अमल ऐसा नहीं है जो लोहे को सोना बना दे, मगर ये हाथ, इंसानी हाथ ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को सोने की बना सकते हैं। ये फिक्रा उसके मुंह से मैंने सुना। इंसानी हाथ जिससे हम काम लेना पसंद नहीं करते, जिनको बरूए कार लेना अपनी हद तक समझते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सारी उम्र यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कहता है जी दुनिया में निकम्मे लोग जो होते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई रुतबा मर्तबा मकाम मिलने वाला उनको नहीं है। लेकिन मेहनती लोग जो हैं उनके लिए ये दुनिया बड़ी वसी है। ये वो सबक आमोज़ बातें हैं, उसकी ज़िंदगी का निचोड़, ईसन और अर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उस बंदे के इंटरव्यू में मैंने खुद सुनी वो बातें। अगली बात उसने ये करी, बहुत सारी बातें उसने सुनाई नाज़रीन, वो बातें अब सारी आपसे शेयर करूंगा तो प्रोग्राम बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं अब बात मुख्तसर करता हूँ, यहीं पे इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अर्ज़ ये करना था कि हम पाकिस्तान में रहने वाले, बेरोज़गारी का रोना रोने वाले और गुर्बत का रोना रोने वाले क्यों छोटे पैमाने पर अपना धंधा क्यों नहीं करते? शायद हमारी डीएनए में ये सोच है ही नहीं है कि छोटे पैमाने पे भी कारोबार किया जा सकता है और अपनी मेहनत से उसे बड़े लेवल तक ले जाया जा सकता है। हमारे सामने इंगवर की ये बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है, लेकिन हम कभी इसको फॉलो नहीं करेंगे। बस घर बैठकर हाथ पे हाथ धरकर अपनी डिग्रियां गिनेंगे और अपनी किस्मत का रोना रोएंगे, इसी को पीटते रहेंगे। कहते हैं कि ये आगे बढ़ने वाले को ही रास्ता मिलता है, आगे बढ़ने वाले को ही रास्ता मिलता है और रास्ता उनको मिलता है, आगे वो बढ़ते हैं जो अपने सफ़र की शुरुआत खुद करें, अपने जोरे बाजू पर, अपने आप पर एतमाद और भरोसा रखकर अल्लाह के भरोसे पर चल निकलें। रास्ता उन्हीं लोगों को मिलता है, मंजिलें उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं। ये थी नाजरीन आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। आप बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो होता है आज का सवाल और उसका जवाब, आपकी इल्म में इजाफा करने के लिए। नाजरीन दुनिया में एक ऐसा जानवर, बहुत सारे जानवर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किए, एक जानवर ऐसा है जिसके खून का रंग नीला होता है। कोई बताएगा कि वो जानवर का नाम क्या है? जी नाजरीन उस जानवर का नाम है ऑक्टोपस। मैं आपको लिख के दिखा दूं, ये है जानवर, इसके खून का, ये दुनिया में वाहिद जानवर है जिसके खून का रंग नीला हुआ करता। जी नाज़रीन प्रोग्राम का तीसरा आखिरी मज़ेदार और आपका फेवरेट सेगमेंट यानी आज का शेर, मुलाहिज़ा फरमाएं। औकात क्या है जिंदगी की कोई पूछे हमसे, औकात क्या है जिंदगी की कोई पूछे हमसे, ये तो खुद ढूंढती है सहारा गुजरने के लिए।
ये तो खुद ढूंढती है सहारा गुजरने के लिए। खुश रहें जी, खुश रखें, खुशियां बांटें और खुशियां समेटें। अल्लाह वारिस।